हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे यूनिट 10, जिसमें हम बात करेंगे मूल्यांकन और आकलन के बारे में। भाषा का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है और इसका आकलन हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो आज वीडियो कैमरा ऑफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर लाइट है नहीं है, तो अंधेरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा दिख जाएंगे। अच्छा, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, और रिवीजन यदि आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना। आप में से एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि उन्हें ये वाली बुक्स चाहिए थी कि एनआईओएस वाली बुक कहाँ से मिलेंगी। तो ऑफलाइन ये बुक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मीन्स यदि आप इनको बुक्स के तौर पर कभी खरीदना चाहो तो आप इन्हें कहीं से भी नहीं खरीद सकते, ना तो अमेजोन से खरीद सकते, ना ही फ्लिपकार्ट से, ना ही किसी भी वेबसाइट से, और ना ही किसी भी आप बुक शॉप से परचेस कर सकते, क्योंकि ये बुक्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अब फिर बात आती है कि यार अगर हमें ये बुक करना हो तो फिर हम कहाँ से करें। देखो, पीडीएफ से पढ़ने में दिक्कत आती, ओबीएस से मुझे भी आती है दिक्कत। आपको पता ही होगा, मैंने 1.5-2 महीने इससे पढ़ा और मुझे चश्मा लग गया। तो क्योंकि मेरी आदत कभी थी नहीं पीडीएफ से पढ़ने की, मैं कभी पीडीएफ से नहीं पढ़ता, मेरे पास हमेशा बुक्स होती हैं, बट ये अवेलेबल ही नहीं है बुक्स फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक लिंक दे सकता हूँ जहाँ से आप ये सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। और कहीं पर कोई बंदा ऐसा हो जो इनका प्रिंट आउट कम रेट में निकाल सके, 50 पैसा पर पेज या 40 पैसा पर पेज, जहाँ पर बुक्स की प्रिंटिंग होती है, उन प्रिंटिंग वालों से यदि आप बात करके बोल सको कि यार हमें लगभग टोटल 3000 के आसपास पेजेस हैं, 3000 पेजेस का प्रिंट आउट निकलवाना है। अगर वो कम में लगा दें, बुकलेट फॉर्म में बना दें, तो वहाँ से आप इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। बट ये बुक्स कहीं पर भी अवेलेबल है नहीं है। ठीक, यहाँ पर मेरा शहर इतना छोटा, यहाँ पर ना प्रिंटिंग प्रेस है, ना ही कोई जानता है इसके बारे में ज़्यादा। अगर यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि 5 रुपीज़ पर पेज। और 5 रुपीज़ पर पेज आप समझ ही सकते हो, 3000 निकलवाऊंगा, 15,000 की बुक्स हो जाएंगी। तो इसलिए मैं पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ। एक आप ये कर सकते हो कि यार चलो, अब आप मतलब आपकी मेरी जैसे कंडीशन में रह रहे हो, आप प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते हो, तो आप नोट्स बनाकर अपना काम चला सकते हो रिवीजन के लिए। ठीक, नोट्स के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी आपको याद नहीं रहते हैं, अच्छा, जिनको ये सब कुछ नहीं सुनना वो वीडियो को 2-3 मिनट स्किप कर दीजिएगा, बाकी जिनको ये सुनना वो सुनते रहिएगा। आप नोट्स बना सकते हैं। अब नोट्स में ऐसा नहीं है कि आप पूरा लिख रहे हो या फिर जो भी मैंने हाईलाइटेड करा है आप वो सभी लिख रहे हो। देखो, एक्चुअल में हमें नोट्स बनाते टाइम क्या लिखना होता है, हमें नोट्स में वो लिखना होता है जो हमें बिल्कुल नहीं आता, जो हमें बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल नहीं पता मतलब जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक, नोट्स में हमें वो लिखना होता है जिसमें हमें सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि हम सीक्वेंस कई बार भूल जाते हैं। नोट्स में हमें वो पॉइंट्स लिखना है जो कि क्या है, फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को क्या होता है, फैक्ट्स को हमें बार बार रिवाइज करना होता है, हम भूल जाते हैं। बाकी तो सिर्फ जो अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है उन्हें तो सिर्फ हमें समझना ही समझना है। अरे ये कुछ बात समझ में, नोट्स में हम क्या लिखते हैं। अब ऐसी बात नहीं है यार, जीन पियाजे का सिद्धांत है 4 अवस्थाएं। अब हम सबको पता है 4 अवस्थाएं, और आपने इतना पढ़ लिया है कि आप ये तो कभी भूलोगे ही नहीं कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास में 4 अवस्थाएं दी थी। तो इन 4 अवस्थाओं को लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत ये हो सकती है कि जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस फर्स्ट स्टेज में आ जाता है, अब उसे नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको पता है और वो आपके माइंड में इतना भयंकर घुस चुका है कि अब आपके माइंड से ये निकलेगा नहीं कि सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, उसे नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स में आप ये लिखो कि यार हम ये भूल जाते हैं कि यार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें क्लासिफिकेशन आ जाता है, सीरिएशन आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वह गुण आ जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन आ जाती है, यानी संरक्षण आ जाता है। तो इनमें अगर आपको दिक्कत होती है, भूल जाते हो, तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आती है, उसे आप इंक्लूड कर सकते हो। अब बाइगोस्की का है, सबको पता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जेडपीडी कौन सा एरिया, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम और बात करें सीसीई, सीसीई में किस किस को एक्सेप्ट इंक्लूड करते हैं हम, स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक दोनों ही एस्पेक्ट को लेकर साथ में चलते हैं, तो ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमें जनरली पता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, उनसे आप रिवाइज कर सकते हो। आ रही है कुछ बात समझ में? ठीक है ना बात। तो ये तरीका हो सकता है। बाकी अगर आप कहीं से प्रिंट आउट निकलवाने की आपको कोई व्यवस्था हो जाए, कोई आसानी से प्रिंट आउट निकाल दे, उनको एक बुकलेट में बना दे, स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह कर दे, तो वहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक, बट ये बुक अवेलेबल कहीं पर नहीं है। जब एनआईयूएस ने डीएलएड कराया था, 2017-18 की बात है, तब इन्होंने कुछ दिन के लिए ये बुक्स अवेल कराई थी, कुछ ईमेल आईडी वगैरह देकर। तो उस टाइम पर मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं भी इस बैकग्राउंड में था नहीं, टीचिंग बैकग्राउंड मेरा, मैंने सोचा नहीं था टीचर बनने को उस टाइम तक, तो इसलिए। और उसके बाद
वो सब कुछ उन्होंने फैसिलिटी सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए अलाउ करी थी, और शायद क्या पता किसी लोगों ने ऑर्डर भी करी बट किसी के पास पहुंची, किसी के पास नहीं पहुंची, लेकिन अब ये पूरी तरह से बंद है। अगर ये बुक आपको एक जगह मिल सकती है, जो NIOS का सेंटर का आपको कहीं पता चले, यदि आपके पहचान वाला कोई NIOS में काम करता हो, किसी ऑफिसर के पद पर हो, कुछ अच्छे पद पर हो, वहाँ पर कोई काम कर रहा हो, तो वहाँ से कुछ हो सकता है। बाकी जनरली आम लोगों को तो ये नहीं मिल सकती, आप और मेरे जैसे जो आम लोग हैं उनको तो ये नहीं मिल सकती, कुल मिलाकर बात ये, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि आपको ये बुक्स कहाँ से मिलेंगी। चलो हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं कि मूल्यांकन और आकलन के बारे में। मैं ऐसा करूँगा, अगर जिसको ये डाउनलोड कर बुक से डाउनलोड करना हो, मतलब विदाउट हाईलाइटेड डाउनलोड करना हो, तो आप NIOS DLED सर्च कर लीजिएगा, NIOS DLED सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम जो काम के लिए हम आते हैं यहाँ पर। आकलन क्यों भाई, अब आकलन करना क्यों है? आकलन से एक तरफ बच्चे की क्षमता, उम्र, स्तर, आवश्यकता और सीखने की गति आदि को ध्यान में रखते हुए यह जाना जाता है कि कौन बच्चा क्या कर सकता है। बच्चे की एबिलिटी आप पता कर सकते हो कि यार उसका अचीवमेंट लेवल क्या है, सीखने का स्तर क्या है, शिक्षक को मदद मिलती है कि किस बच्चे के साथ किस तरह का कार्य करना है। ये सारी चीज़ें हमें आकलन से पता चल जाएगी। क्या क्या चीज़, कि बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे के सीखने का स्तर कैसा है, और शिक्षक को यह मदद चल जाती है कि उसे बच्चे के साथ किस तरह का बिहेवियर शो करना है, ठीक। आकलन का उद्देश्य ये कभी नहीं होना चाहिए कि कक्षा में पढ़ रहे बच्चों को एक क्रम में रखना, बच्चों को एक सीरीज में रख दो कि यार ये पढ़ने वाले, ये कम पढ़ने वाले, ये बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, ये गदर मचाने वाले। ऐसा आपको नहीं करना है। जो सबसे होशियार पर शुरू हो और सबसे कमजोर पर खत्म, जो मैंने यहाँ पर बताया अभी। आकलन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि शिक्षक को ये पता चले कि उसके पढ़ाने में कहाँ कमी रह गई है, बिल्कुल सही है, और उसे क्या करना चाहिए। तो ये हो गया भैया आकलन का उद्देश्य। टीचर को एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि यार ये बच्चा नहीं सीख पाया, तो मेरे पढ़ाने में कहाँ कमी रह गई। ये मैंने इरेज करा तो ये हाईलाइट मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पढ़ाने में कहाँ कमी रह गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये टीचर को पता चल जाए। एक छात्र का अपनी स्वयं की पिछली प्रगति से वर्तमान प्रगति में क्या बदलाव आया है, क्या प्रगति हुई है, उसको आप बता सके। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, एक बच्चा क्या करता है, स्पेलिंग एरर बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। अब यहाँ से एक टीचर को पता चलेगा कि आखिर मैं इसे किस तरह से पढ़ाऊँ ताकि स्पेलिंग एरर जो है वो इसके कम हो जाए, ठीक। फिर वो दोबारा अटेम्प्ट देता है, बच्चा दोबारा अटेम्प्ट देता है, तो टीचर ने देखा यार पहले इसकी एक पैराग्राफ में 10 स्पेलिंग एरर होते थे, तो अब ओनली 6 हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ बच्चे को ही वो बताएगा, देखो पहले तुम्हारे 10 एरर हो रहे थे, अब 6 ही एरर हो रहा है, तुम बढ़िया मेहनत कर रहे हो, इसी तरह से और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। टीचर को भी पता चलेगा कि यार मैंने जो पढ़ाने का तरीका चेंज करा ना, इस बच्चे को समझाने का तरीका चेंज करा, इससे इस बच्चे में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आकलन से दोनों बातें पता चलती है, एक तो बच्चे को भी पता चलता है कि वो पहले से कितना बेहतर कर पा रहा है, और टीचर को भी पता चलता है कि जो मेथड यूज कर रहा है उसको कहीं चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, या मुझे कुछ न्यू मेथड अप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है। ये सारी चीजें हमें आकलन से पता चल जाती हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। एक बच्चे की उपलब्धि के स्तर से भी अधिक आकलन में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि सीखना सिखाना प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आकलन का मुख्य उद्देश्य यही है भाई, सीखना सिखाना जो है आपका, वो उसको प्रभावी कैसे बनाओ। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, सीखना सिखाना मतलब क्या, आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हो कि हर एक बच्चे से सीख सके, हर एक बच्चा समझ सके। आकलन के दौरान प्रत्येक बच्चे के बारे में विवरणात्मक टिप्पणी लिखना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है टिप्पणी बहुत विस्तार में हो, लेकिन हर टिप्पणी का आधार स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक टिप्पणी की पुष्टि ऐसे उदाहरणों से हो जो आकलन के दौरान देखा गया हो। देखिए, टिप्पणी देने का मतलब है यहाँ पर फीडबैक से, आप फीडबैक लिख सकते हो। आपने बच्चे की कॉपी चेक करी, ठीक है, आपने उसको मार्क्स दे दिए 18/20, और कोई बच्चा छोटा मान लो वीक था, उसको आपने मार्क्स दे दिए 80/20। तो दोनों के लिए आपको कुछ ना कुछ कमेंट लिखना जरूरी है। जैसे हम कमेंट लिखते हो ना आप मेरी वीडियोस के नीचे, इसी तरह से आपको बच्चे की कॉपी में या उत्तर पुस्तिका में एक कमेंट लिखना जरूरी है कि आखिर इसके लिए कुछ अच्छा लिखो। इसके लिए भी आप ऐसा बेरा नहीं लिखोगे यार बहुत बुरा पढ़ते हो और ऐसा वैसा। इसके लिए आप बस ये लिखो कि आपको कहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, किस एस्पेक्ट में आपको और काम करना है, ठीक। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं आप ये लिखने में आधा पेज भर दो, बच्चा पढ़े ना, 2-3 लाइन में सबको सम अप करके लिख दो, ठीक।
टिप्पणी से स्पष्ट हो पाएगा कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे ने क्या सीखा। आज आकलन के दौरान यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी एक बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी खुद की पिछली स्थिति से करना है। एक बच्चा है, ठीक है, इसकी तुलना किससे करना है? इसकी तुलना इसी बच्चे से करना है। किसी दूसरा जो तीसरा बच्चा है आपका, इस तीसरे बच्चे से नहीं करना है। ठीक, तो एक बच्चे की तुलना उसी से करना है, तीसरे से नहीं करना, ध्यान रखिएगा। और कभी बच्चों से ये नहीं बोलना चाहिए कि यार ये देखो, ये तुम्हारा भाई है, दोस्त है, बहन है, जो भी है, ये इतना जल्दी सीख लेता है, तुम क्यों नहीं सीख पाते। ये सबसे बेकार तरीका होता है, ऐसा तो कभी आपको बोलना ही नहीं है। बेभाषा क्षमता जिसमें सही व्याकरण एवं शब्दावली का प्रयोग करते हुए वाक्य का सही उच्चारण लिखा जाए, वह शुद्धता कहलाती है। अच्छा, ये शुद्धता और प्रवाहिता पहले भी आ चुका है, चलो एक और बार देख लेते हैं। शुद्धता क्या है? जिसमें व्याकरण और शब्दावली यानी कि ग्रामर एंड वोकेबुलरी का सही तरीके से यूज हो, ये तो आपकी शुद्धता हो गया। फिर एक आती है हमारी प्रवाहिता, जिसे हम बोलते हैं फ्लुएंसी। ये होता है आपका एक्यूरेसी और ये होता है फ्लुएंसी। वह क्षमता जिसके द्वारा बालक सहजता के साथ बोल पढ़ लिखकर अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, अपने आप को सहजता से अभिव्यक्त कर पाए, वह हो जाएगी प्रवाहिता। ठीक, सही तरीके से उच्चारण के साथ उसने लिखा हो, वो हो जाएगी शुद्धता। इसमें ग्रामर एंड वोकैब को देखा जाता है। और जो प्रवाहिता है, इसमें व्याकरणीय गलतियों की बजाय अर्थ एवं संदर्भ पर ध्यान केंद्रित होता है कि जो बोला गया उसका अर्थ क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। ठीक, तो ये देखा जाता है प्रवाहिता में। आकलन की बात की जाए तो हमें प्राथमिक स्तर पर प्रवाहिता पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, और प्राथमिक स्तर के बाद हमें शुद्धता एवं प्रवाहिता का संतुलन रखते हुए दोनों पर ध्यान देना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली है कि अगर हम प्राइमरी की बात करें तो आप किस पर ध्यान दोगे? आप फ्लुएंसी पर ध्यान दोगे। शायद ये पहले भी आ गया है। प्रवाहिता पर ध्यान दोगे, उसके बाद आप शुद्धता पर ध्यान दोगे, उसके बाद आप शुद्धता और प्रवाहिता दोनों पर ध्यान दोगे, दोनों के संतुलन बनाते हुए, दोनों में बैलेंस बनाते हुए ध्यान दोगे। आगे सुनना और बोलना। सुनना और बोलना का आकलन कैसे करेंगे? बच्चे चित्रों पर विवरण दे पाएं, किसी एक चित्र पर कुछ बोल पाएं, अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कह पाएं, सुनी ही बात, भाषण, चर्चा के बारे में अपना मत दे सकें। क्लास में कोई भी एक डिबेट हुई या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी पर कुछ भी लेक्चर वगैरह हुए तो उसके बारे में अपना मत दे सकें। भाषा के शब्दों को सही ढंग से उपयोग कर पाएं, भाई जो वर्ड्स हैं लैंग्वेज के उसको सही जगह यूज कर सकें। सूचनात्मक प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दे पाएं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है। अगर आपसे पूछो भारत की राजधानी क्या है, तो वो डायरेक्ट सिर्फ दिल्ली ना बोलकर पूरा बोले कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इसी तरह से जो सूचनात्मक प्रश्न है उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में दे पाए। जानी पहचानी वाली चीज़ों, लोगों, घटनाओं के बारे में बोल पाए। उनसे बोलो कि यार कुछ ही आप पूछ सकते हो, कोई भी घटना के बारे में, किसी भी पेड़, आम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ जानी पहचानी चीज़ है, उसके बारे में बोलने के लिए बोलो तो बच्चा बोल पाए। गाय के बारे में बोलने के लिए बोलो तो बच्चा बोल पाए। ऐसी चीज़ें। पढ़कर समझना। इस कौशल के शुरुआती चरण में अक्षर पहचान से लेकर अर्थ ग्रहण तक की क्षमता का आकलन किया जाता है। तो पढ़कर समझने का जब आप आकलन कर रहे हो तो बच्चा अक्षर तो पहचान रहा है, लेकिन उसका अर्थ ग्रहण कर रहा है या नहीं, इसका भी आकलन करना चाहिए। छात्र परिचित शब्दों के नाम कार्ड में पहचान पाए। आप कुछ कार्ड बनाए हुए हैं, उसमें कुछ शब्द लिखे हैं, उनको वो पहचान सके, शब्दों को अर्थ समझकर पढ़े। इसके बाद चित्र कहानी के साथ साथ लिखे शब्दों वाक्यों को पढ़ सके, पढ़ी हुई सामग्री की मुख्य बात बता पाए तथा जो सीखा है उसका उपयोग प्रसंग के अनुसार कर सकें। तो ये चीज़ें हैं पढ़कर समझने वाली। अगर आपको पढ़कर समझने का आकलन करना हो तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। लिखने का आकलन। लिखने के आकलन की गतिविधि के दौरान ये देखने की कोशिश करें कि छात्र अक्षर या शब्द देखकर लिख पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई अक्षर या शब्द उसको देखकर लिख पा रहा है या फिर नहीं लिख पा रहा है। ठीक, इसके बाद बिना देखे अपने मन से शब्दों अक्षरों को लिख पाए। इसके बाद बातों जैसे प्रश्नों को सुनकर पढ़कर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिख सके, फिर 2-3 वाक्यों में विवरण लिख सके और अपरिचित शब्दों को सुनकर लिख सके। कुल मिलाकर बात ये हो गई कि लिखने में सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि यार मान लो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है आम, अब बच्चा इसे ही देखकर लिख पा रहा है या फिर नहीं लिख पा रहा है। ये तो फर्स्ट स्टेज में आपको देखना है। फिर इसके बाद आप ये देखना है कि अब ऊपर आम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब बच्चा आम लिख पा रहा है या फिर नहीं लिख पा रहा है। ठीक, इसके बाद बच्चे से पूछा कि फलों का राजा कौन है, तब बच्चा आम लिख पा रहा है या फिर नहीं लिख पा रहा है। ठीक, फिर उससे पूछा कि यार आम के बारे में लिखो, कैसा होता है, कैसा लगता है, बच्चा इसे लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। तो इस तरह से हमें लिखने का आकलन स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना होता है। अभिव्यक्ति।
अभिव्यक्ति की बात करें तो इसके अंतर्गत देखी हुई चीज या चित्र के समान चित्र बना पाए। भाई कोई उसने मान लो पेड़ का ही फोटो देखा, चिड़िया को देखा, कुत्ते का देखा, किसी का भी चित्र देखा, वो भी बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। स्वतंत्र चित्र बना सके, कविता, कहानी, घटना का अभिनय कर सके, मिट्टी तथा आसपास की अन्य सामग्रियों से चीजें बना सके, अपने मन से कहानी बना सके, कहानी को आगे बढ़ा सके। इन सब चीजों के आधार पर आप अभिव्यक्ति का आकलन कर सकते हो। अभिव्यक्ति मतलब खुद को एक्सप्रेस करना। अब खुद को एक्सप्रेस किस किस तरीके से आप उसे करवा सकते हो, ये सब कुछ। ठीक। भाषा के बारे में आकलन के तरीके। आकलन के तरीकों में मौखिक अभिव्यक्ति आ सकती है, कल्पनाशीलता, अवलोकन, इन सभी का समावेश होना चाहिए। ठीक है, तो आकलन के जो न्यू तरीके हैं उनमें आप किस किस को रखोगे? मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बच्चा मौखिक रूप से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, कल्पनाशीलता का यूज कर रहा है या नहीं, अवलोकन क्षमता का यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, बातचीत करना, प्रश्न पूछना, समूह में चर्चा आयोजित कराना, ये सारे मौखिक परीक्षण के उदाहरण हो जाते हैं। प्रश्न उत्तर सत्र में बच्चों से आप प्रश्न पूछ सकते हो और प्रश्नों के बच्चे आंसर किस तरह से दे रहे हैं उसके आधार पर आकलन कर सकते हैं। कहानी कहना, बच्चे कहानी किस तरह से कह रहे हैं, कहानी कहने में कहानी का अंत परिवर्तित करना, बीच में से छोड़ देना, मन से कहानी कहना, ये सब शामिल हो जाएगा। बोलकर पढ़ना, बच्चे बोलकर पढ़ रहे हैं, बोलकर पढ़ते टाइम वो उच्चारण सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। जो उतार चढ़ाव होता है उसका वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं, जो विराम चिन्ह है उनका यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखी सुनी या पढ़ी बात का वर्णन करना, बच्चे ने पहले कहीं कुछ देखा है या किसी से कोई कहानी सुनी या फिर कोई भी अनुच्छेद कहीं पर ही पढ़ा हुआ है, अब उसका वर्णन बच्चा अपने शब्दों में कर रहा है, तो वह अपने शब्दों में वर्णन किस प्रकार कर रहा है, इस तरह से भी हम उसका आकलन कर सकते हैं। इसके बाद अवलोकन द्वारा आकलन किया जा सकता है। एक बच्चों का आप समय समय पर, अब बच्चों का टीचर तो बच्चे का हमेशा अवलोकन करता रहता है, उसी के आधार पर बच्चे का आकलन भी आप कर सकते हैं। परीक्षा में अंक या ग्रेड देने के लिए 3 या 5 बिंदुओं वाला रेटिंग स्केल प्रयोग में किया जाता है। 3 या 5, ये याद रखिएगा। लिखित परीक्षा में हम किस किस तरह से आकलन कर सकते हैं? सबसे पहले श्रुतलेख में क्या होता है कि जिसे इमला बोला जाता है, यूपी के यहाँ पर, यूपी के आसपास जो है वहाँ पर ऐसे इमला बोला जाता है, वैसे श्रुतलेख है ये। श्रुतलेख में बोलने सुनने की क्षमता का आकलन किया जाता है। बोलना और सुनना, टीचर बोल रहा होता है, बच्चे सुनकर लिख रहे होते हैं। क्षमता का आकलन का महत्वपूर्ण तरीका श्रुतलेख है। नई दृष्टि से श्रुतलेख को बच्चों को परखने के साधन मात्र के रूप में न देखकर भाषा सिखाने के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है। श्रुतलेख के माध्यम से भी भाषा को सिखाया जा रहा है। यह बच्चे को सुनकर समझने एवं लिखने के स्तर की पहचान करता है कि बच्चे सुनकर क्या समझ पा रहे हैं या क्या लिख पा रहे हैं। टीचर बोल रहा होता है, डिक्टेशन वगैरह जो हम बोलते हैं वो है ये, और बच्चे उसे लिख रहे होते हैं ताकि इसके अनुरूप आगे की योजना बना पाए। बच्चे कितना लिख पा रहे हैं, किस क्लास के बच्चे कितना लिख पा रहे हैं। हम श्रुतलेख 3rd क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1st 2nd में तो बच्चा लिखना ही सीख रहा होता है। 3rd क्लास से बच्चों को आप छोटे छोटे वर्ड्स जो 1 मात्रा 2 मात्रा के शब्द होते हैं सिर्फ उन्हीं को दो। 3rd क्लास में 4th क्लास में आप पूरे सेंटेंस दे सकते हो। 5th क्लास में आप उसे और कॉम्प्लिकेट बना सकते हो। लेख का अभ्यास कक्षा 3 के बाद से शुरू किया जा सकता है। मैंने बोला था कक्षा 3 के आसपास से आप शुरू कर सकते हो। श्रुतलेख कराने की संपूर्ण प्रक्रिया क्रम कुछ अंतराल होने चाहिए। कुछ चरण दिए हुए हैं श्रुतलेख को कैसे आप स्टार्ट कराओगे। चरण 1 आता है कि शिक्षक को पहले चयनित गद्य को बच्चों के सामने संतुलित प्रवाह और उतार चढ़ाव के साथ सामान्य गति से पढ़ना चाहिए। मतलब जो भी आपका गद्य है यानी कि पैसेज है, उस पैसेज को आप क्या करो, पहले बच्चों के सामने पूरा पढ़ दो ताकि बच्चों को पता चल जाए इसमें किस किस तरह की चीजें हैं, बच्चे तैयार हो जाएं। चरण 2 क्या होगा कि शिक्षक थोड़ी धीमी गति से गद्य को पढ़े ताकि बच्चे अब उसे आराम से लिख सकें, धीरे धीरे पढ़े। जैसे मैं अगर इसको बोलूँ तो दूसरी बार शिक्षक सामान्य, इस तरह से पढ़े टीचर। चरण 3 में शिक्षक दोबारा से उसी को धीमी गति से पढ़े ताकि अगर कोई बच्चा रह गया हो तो वह उसे सही कर ले। मान लो किसी का कोई वर्ड छूट गया हो, किसी ने कुछ गलत लिख दिया हो तो उसे वह सही कर ले। ठीक, प्रत्येक बार पढ़ने के मध्य 5-8 मिनट का अंतराल रखना चाहिए। पहला बार पढ़ा 5 मिनट का अंतराल लगभग, दूसरी बार पढ़ा 5 मिनट का अंतराल, तीसरी बार पढ़ा 5 मिनट का अंतराल, ताकि बच्चे अपनी गलतियों को समझ सकें, कहीं छूट गया तो उसे सही कर सकें। फिर आता है भाषा में गद्य पद और नाटक के लिए आकलन हेतु गतिविधियां। गद्य पद और नाटक, इसके लिए क्या क्या आकलन की पद्धतियां होंगी। गद्य, अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ के लिए आप बच्चों को क्लोज टेस्ट दे सकते हो।
क्लोज टेस्ट कुछ ऐसा होता है कि एक मान लो एक छोटी मोटी स्टोरी वगैरह दी रही होती है। अब यहाँ पर तो कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए, यहाँ पर भी वर्ड्स लिखे हुए, बीच में ब्लैंक कर दिया, फिर यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ पर अब बच्चों को फिल करना होता है, ठीक है। इन फिल करने के लिए आप ऑप्शन दे सकते हो बच्चे को कि फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में, मतलब 4 ऑप्शन दे सकते हो। तो ये क्लोज टेस्ट होता है, इससे भी आप टेस्ट कर सकते हो। क्लोज टेस्ट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इस टेस्ट में कम से कम 20 रिक्त स्थान होने चाहिए। शब्दों को हटाने का एक तरीका यह है कि कुछ खास शब्दों को हटा सकते हैं। देखो इसमें आप प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करके लिख सकते हैं। मीन्स आप जैसे लिखा हो, एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, वर्ब की फॉर्म चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई पैराग्राफ चल रहा है, पैराग्राफ में लिखा हो कि आई एम, यहाँ पर आपने गो कर दिया कि बताओ यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई है, आई एम टू स्कूल। तो यहाँ पर आप बच्चा अपने हिसाब से वर्ब फिल करेगा। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्म भी चेंज करने के लिए आप क्लोज टेस्ट में दे सकते हैं। आप वहाँ पर एप्रोप्रिएट मॉडल्स का यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लोज टेस्ट के अंकन के प्रायः 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके? पहले तरीके से ये अपेक्षा की जाती है कि मूल पाठ सामग्री के ही शब्द रिक्त स्थान में आए, तभी सही माना जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि मूल पाठ के समान शब्दों को भी स्वीकार किया जाएगा। तो क्या हो गया, मूल पाठ मतलब कि भाई जो शब्द फिक्स है वही शब्द आना चाहिए। और दूसरा तरीका यह है कि इन्हीं के जैसे दूसरे शब्द जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो सकते हैं, वो भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं। मूल पाठ, ये एक मूल पाठ है। अब इसी मूल पाठ का मान लो क्लोज टेस्ट बना के दे दिया टीचर ने, तो भाई इस पाठ में जो शब्द आए थे वो ही वर्ड इस क्लोज टेस्ट के अंदर आपको फिल करना है। गद्य के आकलन के लिए अन्य संभावित गतिविधियां और क्या कह सकते हैं कि कहानी को अपनी मातृभाषा घरेलू भाषा में लिखने के लिए कह सकते हो। भाई ऊपर कहानी पढ़ी, अपनी भाषा में लिखो इसे। इस कहानी का शीर्षक दो, कोई एक पैराग्राफ दिया बच्चों से और उसका एक शीर्षक बताओ, टाइटल बताओ, ये कह सकते हैं। इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस बनाओ, अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाओ। और कहानी में मुहावरे को छांटो और उनका बाकियों का प्रयोग करो अलग से। कहानी को संवाद में बदल, भाई अब जो कहानी लिखी हुई इसको आप संवाद में बदलो कि इसने ये कहा। मान लो यहाँ पर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ये बोल रहा है, यहाँ पर मरीज ये बोल रहा है, फिर इसका जो कंपाउंडर होता है, कंपाउंडर फिर ये कह रहा है, फिर दोबारा से डॉक्टर ये बोल रहा है। तो ऐसे आप बदल सकते हो। ये कहानी का आकलन हो गया। पद पोयम, एक पोयम दी हुई है, मेघ की चमक उठी बिजली बादल में कड़का कड़का शोर हुआ, जो भी है। तो इसमें देखो आप क्या कह सकते हैं, कक्षा में अभिनय करके बताएं, अपनी बात कहने का तरीका, ये सारी चीज़ें कक्षा में इसका अभिनय करके बता सकते हैं और अपनी बात कहने का तरीका हो सकता है। नाटक, नाटक का आकलन किस तरह से कर सकते हैं? देखो नाटक में तो वो ये अभिनय ही रहेगा, नाटक में तो पूरा पूरा कि बच्चे अभिनय करके बता सकते हैं और अपने हिसाब से डायलॉग को थोड़ा वो चेंज कर सकें। लोमड़ी और बच्चे की कहानी है, ये पढ़ सकते हैं आप, अच्छी कहानी है। बाकी बस यही था इसमें इम्पोर्टेंट। बाकी आप देखो हर यूनिट के बाद सारांश आता है, सारांश पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कुछ फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। तो यूनिट 10 कंप्लीट होती है, साथ ही साथ ये हमारा ब्लॉक भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी। सब्जेक्ट पेडागोजी में सबसे ज़्यादा डिटेल्ड है ये, सबसे ज़्यादा, सबसे मतलब बड़ी बड़ी क्लासेस, क्लासेस तो ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी लेकिन इसमें यूनिट भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 12 से 13 यूनिट हैं। और जो इसका सेकंड ब्लॉक है वो बहुत बड़ा है, उसमें लगभग 200 पेज का है वो। ये थोड़ी सा डिटेल में चलेगा, बाकी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कर ही सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।